जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन का जो मेरा टॉपिक है वो आपको 12वीं बिहार बोर्ड 2024 में एग्जाम देने वाले छात्र छात्राओं के लिए है। और इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे कि आपको पॉलिटिकल साइंस का जो पहला लेसन है राष्ट्र निर्माण तथा उसकी समस्या, उसके संदर्भ में सारे प्रश्नों का हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो चलिए साथियों, आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। तो देखिए, आज के सेशन का जो मेरा पहला क्वेश्चन है वो आपको क्या कह रहा है, समझिएगा। देखिए, कह रहा है कि 10 सूत्रीय कार्यक्रम जो था वो आपको किसके द्वारा शुरू किया गया, ठीक है ना। यही आपका प्रश्न है। तो देखिए, कह रहा है 10 सूत्रीय कार्यक्रम के बारे में, ठीक है ना। तो देखिए, तो जितने भी सूत्री से संबंधित प्रश्न होगा इन सारे चीज़ों को आपको देख लेना है। तो प्रश्न कह रहा है कि 10 सूत्रीय कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन ए कह रहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद कह रहा है आपको ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी आपको राजीव गांधी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा आपको डी, यानी कि राजीव गांधी। राजीव गांधी के द्वारा ही 10 सूत्रीय कार्यक्रम शुरू किए गए थे। तो देखिए, तो सूत्री से संबंधित जो भी प्रश्न आएंगे इन सभी प्रश्नों को आपको देख लेना है। तो सबसे पहले याद रखिएगा 5 सूत्रीय कार्यक्रम क्या है। 5 सूत्रीय कार्यक्रम तो यह आपको पंडित नेहरू के द्वारा जो था वो आपको शुरू किया गया था, इसे आप याद रखेंगे। उसके बाद है आपको 10 सूत्रीय कार्यक्रम, ठीक है ना। तो देखिए, 10 सूत्रीय कार्यक्रम जो है साथियों वो किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो याद रखेंगे 10 सूत्रीय कार्यक्रम जो है वो आपको राजीव गांधी के द्वारा क्या किया गया था कि आपको शुरू किया गया था। उसके बाद है आपको 11 सूत्रीय कार्यक्रम। तो देखिए, तो ये जो 11 सूत्रीय कार्यक्रम है ये आपको गांधी जी के द्वारा, किसके द्वारा, गांधी जी के द्वारा जो था वो आपको शुरू किया गया। तो इन चीज़ों को आपको याद रखना है। तो कहेंगे महात्मा गांधी, क्या है, महात्मा गांधी। तो इन चीज़ों को भी आपको याद रखना है। तो देखिए, ऐसे प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ये जो 11 सूत्रीय कार्यक्रम है किसने शुरू किया था, तो क्या कहेंगे आपको महात्मा गांधी। जबकि आपको 10 सूत्रीय कार्यक्रम राजीव गांधी, 5 सूत्रीय कार्यक्रम जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद जो है आपको 14 सूत्रीय कार्यक्रम। तो देखिए, तो 14 सूत्रीय कार्यक्रम जो है वो आपको मोहम्मद अली जिन्ना, क्या है, मोहम्मद अली जिन्ना से इसका क्या है कि आपको संबंध है। तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा जानते हैं कि 14 सूत्रीय कार्यक्रम के बाद जो हो जाएगा वो आपको 15 सूत्रीय कार्यक्रम, क्या हो जाएगा, 15 सूत्रीय कार्यक्रम। तो साथियों याद रखिएगा 15 सूत्रीय कार्यक्रम जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा क्या हुआ था कि आपको शुरू किया गया था। तो इन चीज़ों को आपको याद रखना है। उसके बाद है आपको 20 सूत्रीय कार्यक्रम। तो 20 सूत्रीय कार्यक्रम जो है वो आपको इंदिरा गांधी द्वारा क्या किया गया था कि आपको शुरू किया गया था, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो देखिए, डायरेक्ट आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए कि 5 सूत्रीय कार्यक्रम से जो है वो आपको किसका संबंध है। तो देखिए, तो 5 सूत्रीय कार्यक्रम जो है उससे जो है आपको पंडित नेहरू का संबंध है। उसके बाद है 10 सूत्रीय कार्यक्रम, इससे आपको राजीव गांधी का संबंध है। 11 सूत्रीय कार्यक्रम महात्मा गांधी, 14 सूत्रीय कार्यक्रम मोहम्मद अली जिन्ना। उसके बाद है आपको 15 सूत्रीय कार्यक्रम। तो 15 सूत्रीय कार्यक्रम से डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है वो आपको संबंधित है। और 20 सूत्रीय कार्यक्रम से आपको मतलब श्रीमती इंदिरा गांधी। तीन चीज़ों को याद रखिएगा। तो देखिए, तो ये जो आपको जितने भी सूत्री से संबंधित प्रश्न है सबको आपको अच्छे से याद रखना है। देखिए, फिर यहाँ से एक बात आती है आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा, ये स्वतंत्र भारत के क्या थे कि आपको पहले जो थे वो आपको प्रधानमंत्री थे। इन चीज़ों को आपको याद रखना है। तो देखिए, तो ये आपको भारत के पहले क्या थे कि आपको पीएम। इन चीज़ों को आपको याद रखना है कि स्वतंत्र भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री बने थे वो कौन बने थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो देखिए, तो यहाँ से पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में कुछ चीज़ें जो है उसको आप जान लीजिए। तो देखिए, तो हमारा जो टॉपिक ही है वो आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना। इन चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है ये क्या थे, तो यह भारत के प्रथम आपको प्रधानमंत्री बने थे। तो इन चीज़ों को आपको याद रखना है कि भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, तो ये आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद आपको दूसरा जो याद रखना है प्रथम विदेश मंत्री, क्या है, भारत के जो प्रथम विदेश मंत्री थे वो आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो कार्यकाल है वो कब से कब तक है जानते हैं, तो 1947 से 1964। और एक चीज़ याद रखिएगा, लगातार 3 कार्यकाल के लिए निर्वाचित होने वाले ये क्या थे कि आपको प्रथम आपको क्या थे कि आपको प्रधानमंत्री थे। तो याद रखिएगा लगातार 3 कार्यकाल, क्या कहेंगे, 3 कार्यकाल के लिए निर्वाचित होने वाले आपको प्रथम क्या थे कि आपको प्रधानमंत्री थे। उसके बाद एक चीज़ और याद रखिएगा, पद पे रहते हुए मरने वाले, ठीक है ना, क्या है, पद पर रहते हुए, ठीक है ना, आपको मरने वाले, क्या है, मरने वाले
पहले प्रधानमंत्री की अगर बात पूछा जाए तो आपको कौन हो जाएंगे जानते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन चीज़ों को याद रखिएगा। इसके बाद साथियों एक चीज़ आप और याद रख सकते हैं इनसे, क्या जानते हैं कि इन्हें भारतीय विदेश नीति का क्या कहा जाता है, कि आपको जनक कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि भारतीय विदेश नीति क्या है, भारतीय विदेश नीति का जनक जो है किसे कहा जाता है, तो हम क्या कहेंगे, तो आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू को। तो इन सभी चीज़ों को आपको अच्छे से क्या करना है कि आपको रिकॉल करना है, ठीक है ना। देखिए क्या प्रश्न कहा जा रहा है समझिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू से कौन कौन से प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, ठीक है ना, भारत के प्रथम विदेश मंत्री, तो हम क्या कहेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू का प्रधानमंत्री पद पर कार्यकाल क्या है, तो 1947 से 1964। और याद रखिएगा ये पद पे, ठीक है ना, रहते हुए मरने वाले आपको देश के पहले पीएम थे और लगातार 3 कार्यकाल के लिए निर्वाचित होने वाले ये प्रथम क्या है कि आपको प्रधानमंत्री थे। हालांकि 3 कार्यकाल के लिए आपको कई सारे प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए, जैसे कि आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना। तो देखिए ये लगातार 3 कार्यकाल के लिए हुए, ठीक है ना। हालांकि आपको मतलब कि 3 बार जो प्रधानमंत्री बने हैं व्यक्ति वो कौन कौन है, तो देखिए तो एक आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू, एक आपको इंदिरा गांधी और एक आपको श्री अटल बिहारी वाजपेयी। लेकिन यहाँ पर लगातार 3 कार्यकाल के लिए कहेंगे तो वह आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद पद पर रहते हुए मरने वाले ये पहले प्रधानमंत्री थे और इन्हें भारतीय विदेश नीति का जनक कहा जाता है। तो यहाँ से एक प्रश्न आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु कब हुई थी, तो आपको 27 मई 1964 को। यह आपके पॉलिटिकल साइंस में अक्सर पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, तो आप इसे याद रखेंगे, ठीक है ना। फिर पूछेंगे कि बताइए कि पद पर रहते हुए मरने वाले कौन कौन प्रधानमंत्री है भारत के अब तक, तो देखिए तो एक आप याद रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में, और एक जो है आपको इंदिरा गांधी, क्या है इंदिरा गांधी, ठीक है ना, और एक जो है आपको लाल बहादुर शास्त्री जी। तो इन सभी चीज़ों को साथियों आपको अच्छे से क्या करना है, याद रखना है। तो आपका प्रश्न जो है वो क्या कह रहा है कि 10 सूत्री कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो आपको राजीव गांधी के द्वारा। तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो उम्मीद है साथियों कि आपको 1 नंबर प्रश्न जो होंगे समझ में आपको आगे होंगे। 1 नंबर कह रहे हैं, सॉरी 11 नंबर प्रश्न, ठीक है ना। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है, और इसमें जो भी चीज आपको एनालिसिस करके बताया जा रहा है आप उन सारे प्रश्नों को क्या करेंगे, अच्छे से देख लेंगे। ये सारे प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम में भी काम आएंगे। इसके अलावा अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसमें ऐसे कई सारे प्रश्न हैं जो इससे संबंधित जो है आपको पूछे गए। तो उन चीजों को भी आपको अच्छे से क्या करना है कि आपको याद रखना है। चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे। अगला जो प्रश्न है हमारा वो क्या कह रहा है, इस पर हम लोग बात करेंगे। देखिए क्या कह रहा है समझिए, कह रहा है कि आपको नीली क्रांति का जो संबंध है, सॉरी एमएस स्वामीनाथन का जो संबंध है वो आपको किससे है, यही आपका प्रश्न जो है पूछा जा रहा है, ठीक है ना। यानी कि एमएस स्वामीनाथन का जो संबंध है यह आपसे जो है साथियों पूछा जा रहा है। तो देखिए तो प्रश्न करा कि एमएस स्वामीनाथन का संबंध जो है किससे, श्वेत क्रांति से, नीली क्रांति से, ऑपरेशन फ्लड से, हरित क्रांति से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको हरित क्रांति। तो देखिए हरित क्रांति से कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो देखिए अगर सीधे पूछा जाएगा आपको हरित क्रांति का जनक क्या पूछा जाएगा, हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। तो देखिए हरित क्रांति का जो जनक है साथियों वह आपको नॉर्मन बोरलॉग है। कौन है, नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कौन है, नॉर्मन बोरलॉग। ऐसे प्रश्न भी आपसे पूछे जाएंगे कि हरित क्रांति के जनक कौन थे, तो क्या कहेंगे, तो आपको नॉर्मन बोरलॉग। फिर यहाँ से एक प्रश्न है कि हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई थी भारत में वो आपको कब हुई थी, तो देखिए 1960 के दशक में। किस दशक में, 1960 के दशक में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। अगर डायरेक्ट वर्ष पूछा जाए तो वो आपको 1966। तो भारत में ये जो हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी ना वह आपको कब हुई थी, तो वह आपको 1965 के सूखा के बाद हुआ था। क्या हुआ था कि 1965 में जो आपको अकाल पड़ा था उस अकाल के बाद जो है हरित क्रांति की क्या हुई थी कि आपको शुरुआत हुई थी। तो डायरेक्ट आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत में हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वो आपको किसके बाद हुई थी, तो 1965 के अकाल के बाद हुई थी। तो इन चीज़ों को याद रखना है। फिर यहाँ से बात आएगी कि हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव जो है भारत के किस फसल पर पड़ा था, तो वो आपको गेहूं पर पड़ा था। किस पर पड़ा था, गेहूं पर। और एक चीज़ याद रखिएगा सबसे कम प्रभाव अगर पूछा जाए, क्या पूछा जाए, सबसे कम प्रभाव, तो वह आपको दलहन पर पड़ा था। किस पर पड़ा था, दलहन पर पड़ा था। तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है। फिर यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जाएगा कि हरित क्रांति से सर्वाधिक प्रभावित अगर हम राज्य की बात करेंगे तो वो आपको पंजाब, क्या है, पंजाब। पंजाब के बाद जो जाएगा वो आपको हरियाणा, क्या है, हरियाणा। और आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश, क्या है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो इन चीज़ों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो देखिए आपके एग्जाम में क्या प्रश्न पूछे जाएंगे समझिए कि विश्व स्तर में हरित क्रांति के जनक कौन थे, तो आप क्या कहोगे, नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है ना। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस दशक में हुई थी, 1960 के दशक में, ठीक है ना। और आपको
अगर ईयर पूछा जाए एग्जैक्ट तो 1966 अर्थात 1965 के अकाल के बाद हरित क्रांति की क्या हुई थी कि आपको शुरुआत हुई थी। और हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव भारत में किस फसल पर पड़ा था, तो हम कहेंगे गेहूं पर, और सबसे कम प्रभाव दलहन पर। और इससे सर्वाधिक प्रभावित राज्य जो था वो आपको पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश था। तो यहाँ से एक प्रश्न आएगी कि चलिए बताइए कि जो हरित क्रांति है वो आपको क्या है, 2 नंबर में प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए तो यहाँ पे जो चीज लिखा है ना उसी से इसका परिभाषा जो है बन जाएगा क्या, तो देखिए 1960 के दशक में अर्थात 1966-67 में भारत सरकार जो है आपको क्या है कि आपको अन्न उत्पादन पर आत्मनिर्भर होने के लिए, अर्थात कहने का मतलब हुआ खाद्यान्न पर आत्मनिर्भर होने के लिए उन्नत कहते हैं, यानी कि उन्नत किस्म के जो बीज है, इसके अलावा जो रासायनिक उर्वरक है, कीटनाशक दवा है, इन सभी का क्या किया कि आपको प्रयोग किया। फलस्वरूप आपको क्या हुआ जानते हैं कि आपको ये जो मतलब अन्न उत्पादन है उसमें काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई। इसी को कहा गया आपको हरित क्रांति। क्या कहा गया, हरित क्रांति। तो यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाएगा कि हरित क्रांति का संबंध जो है किससे है, तो हम कहेंगे आपको खाद्यान्न उत्पादन से। किससे है, खाद्यान्न उत्पादन से। डायरेक्ट ये प्रश्न जो है आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद ऑपरेशन फ्लड, तो इसका संबंध जो है वो आपको दुग्ध क्रांति से। किससे है, दुग्ध क्रांति से। यानी कहने का मतलब हुआ कि ऑपरेशन फ्लड जो है, ठीक है ना, या इसी को कहते हैं श्वेत क्रांति। इसका जो संबंध है वो आपको दूध उत्पादन से। क्या है, दूध उत्पादन से। नीली क्रांति कहेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा या आपको मत्स्य उत्पादन से। किससे है, मत्स्य उत्पादन से। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो देखिए तो यहाँ से एक प्रश्न आपसे और पूछा जाएगा, क्या जानते हैं कि ये जो आप देख रहे हैं श्वेत क्रांति, क्या देख रहे हैं, श्वेत क्रांति। इस श्वेत क्रांति के जो जनक थे वो आपको कौन थे, तो साथियों ये जो आप देख रहे हैं श्वेत क्रांति, इस श्वेत क्रांति के जो जनक थे वो आपको वर्गीज कुरियन थे। कौन थे, वर्गीज कुरियन। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि बताइए कि भारत में जो है वो आपको श्वेत क्रांति के जनक कौन थे, तो वो आपको वर्गीज कुरियन। तो आखिरकार श्वेत क्रांति है क्या, तो देखिए 1970 के दशक में, किस दशक में, 1970 के दशक में क्या था कि आपको भारत सरकार प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए विश्व बैंक के सहयोग से क्या किया कि आपको दुधारू जो नस्ल के पशु है उसका क्या किया कि आपको विकास किया। फलस्वरूप क्या हुआ था कि दूध उत्पादन में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई। तो उसी को कहा गया आपको, क्या जानते हैं, तो आपको श्वेत क्रांति। क्या कहा गया, श्वेत क्रांति। और इसके जनक कौन थे, तो क्या कहेंगे आपको वर्गीज कुरियन। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। फिर यहाँ से एक बात आती है कि सर हरित क्रांति के दौरान भारतीय गेहूं के बीज को कहाँ के गेहूं के बीज से क्या था कि आपको संकरित कराया गया था, मतलब एक साथ जो था मिलाकर एक नए बीज तैयार किया गया था। तो वह था आपको मैक्सिको। क्या था, मैक्सिको। याद रखिएगा कि मैक्सिको के गेहूं के बीज और आपको जो भारतीय गेहूं के बीज था, इस दोनों को क्या किया गया था कि आपको एक साथ जोड़कर एक नए बीज जो था वो आपको तैयार किया गया था। तो याद रखिएगा वो देश कौन सा है, मैक्सिको, ठीक है ना। मैक्सिको और आपको भारतीय, ये दोनों गेहूं के बीज को एक साथ मिलाकर क्या किया गया था कि आपको एक उन्नत किस्म के बीज को तैयार किया गया था, ठीक है ना। और इसी के फलस्वरूप क्या हुआ था कि आपको गेहूं के उत्पादन में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई थी। तो इसी को क्या कहा गया जानते हैं, श्वेत क्रांति जो था वो आपको कहा गया था। इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। और श्वेत क्रांति शुरू करने वाले जो प्रधानमंत्री थे वो आपको लाल बहादुर शास्त्री थे। इन चीजों को आपको याद रखना है कि भारत में श्वेत क्रांति जो शुरू हुई थी वो किसके शासनकाल में शुरू हुई थी, यानी कार्यकाल में। तो आपको लाल बहादुर शास्त्री जी का प्रधानमंत्री पद पर कार्यकाल था 1964 से 66। इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। और ये देश के अब तक के एकमात्र पीएम है जिनकी मृत्यु जो थी वो आपको विदेश में हुई थी। कहाँ हुई थी, विदेश में हुई थी। कब हुई थी, तो आपको 11 जनवरी 1966 को। कब हुई थी, 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में इनकी क्या हुई थी कि आपको मृत्यु हुई थी। जब ये आपको 1966 में क्या हुए थे कि ताशकंद समझौता करने के लिए ताशकंद गए थे, उस समय की क्या है कि आपको बातें हैं। तो साथियों इन सभी चीजों को आपको अच्छे से क्या करना है, याद रखना है। और जहां भी दिक्कत हो आप हमें बताएंगे। तो देखिए तो लाल बहादुर शास्त्री जी जो है वो आपको देश के दूसरे क्या है कि आपको प्रधानमंत्री है, ठीक है ना। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो देखिए वहीं आपका प्रश्न कटा है कि MS स्वामीनाथन का जो संबंध है वो आपको किससे है, तो हम कहेंगे आपको हरित क्रांति से। और पूछेंगे हरित क्रांति का संबंध किससे है, तो आपको खाद्यान्न उत्पादन से। ऑपरेशन फ्लड या उसी को श्वेत क्रांति कहते हैं, इसका संबंध दूध उत्पादन से। और नीली क्रांति का संबंध जो है वो आपको मत्स्य उत्पादन से। तो उम्मीद है कि सभी साथियों को ये सारे प्रश्न जो होंगे समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ठीक है ना। तो ये से पहले जान लीजिए कि 12 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको डोल हो जाएगा, यानी कि डी। क्या हो जाएगा, डी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, इस पर आप लोग चर्चा करेंगे। देखिए
कह रहा है कि गरीबी हटाओ का जो नारा है वो आपको किसने दिया था। तो देखिए, तो गरीबी हटाओ का नारा जो है इंदिरा गांधी के द्वारा 1971 के मध्यावधि चुनाव में जो था वो आपको दिया गया था, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि बताइए कि गरीबी हटाओ का नारा जो है वो आपको किसने दिया था। तो क्या कहोगे, तो गरीबी हटाओ का नारा जो है वो आपको इंदिरा गांधी ने दिया था। तो इसमें और भी लोग हैं जिन्होंने अलग अलग क्या किए थे कि आपको नारा दिए थे, उनके बारे में जान लीजिए। तो जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए आराम हराम है, क्या है, आराम, ठीक है ना, हराम है का जो नारा दिया था वो आपको कौन दिया था। तो साथियों, आराम हराम है का नारा जो था वो आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है कि आराम क्या है, आराम, हराम है क्या है, हराम है का जो नारा दिए थे वो कौन दिए थे जानते हैं, तो आपको पंडित नेहरू। इन चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद जो है आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो इन्होंने एक नारा दिए थे कर मत दो, क्या है, कर मत दो। तो कर मत दो का जो नारा दिए थे वो आपको कौन दिए थे, तो सरदार पटेल। कौन दिए थे, सरदार पटेल। इन चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है। इसके बाद है आपको संपूर्ण क्रांति, क्या है, संपूर्ण क्रांति। तो साथियों, संपूर्ण क्रांति का जो नारा दिए थे ना वो आपको कौन दिए थे जानते हैं, तो संपूर्ण क्रांति का नारा जो है वो आपको जयप्रकाश नारायण ने दिए थे। कौन दिए थे, जयप्रकाश नारायण। तो इन चीज़ों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। और जयप्रकाश नारायण जी जो है संपूर्ण क्रांति का जो नारा दिए थे वो आपको 1900 कितना में जानते हैं, 74 में। कहाँ से दिए थे, तो ये आपको पटना के गांधी मैदान से। कहाँ से दिए थे, पटना के गांधी मैदान से। तो इन चीज़ों को भी साथियों आपको अच्छे से याद रखना है। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि पटना के गांधी मैदान से संपूर्ण क्रांति का नारा जो थे कौन दिए थे, तो आप क्या कहोगे, जयप्रकाश नारायण जी। अब देखिए, अब यहाँ से एक प्रश्न और आएंगे, क्या जानते हैं कि ये जो जवाहरलाल नेहरू है, ठीक है ना, तो इनके बारे में कुछ याद रखिएगा। जवाहरलाल नेहरू 3 बार आपको कांग्रेस के क्या बने थे, कि आपको अध्यक्ष बने थे। देखिए कब कब बने थे, इसे भी जान लीजिए, ठीक है ना। तो देखिए, एक बार ये बने थे 1929 में आपको लाहौर अधिवेशन में। कहाँ बने थे, लाहौर अधिवेशन में। इन चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है। एक बार बने थे 1936 में। कहाँ बने थे, तो ये आपको लखनऊ में। कहाँ बने थे, लखनऊ में बने थे। इन चीज़ों को याद रखना है। उसके बाद आपको 1937 में बने थे। तो 1937 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो आपको फैजपुर में। क्या है, फैजपुर में। और याद रखिएगा कि फैजपुर जो है वो आपको गाँव में होने वाला क्या था, कि आपको पहला अधिवेशन था। तो इन चीज़ों को साथियों आपको अच्छे से याद रखना है। फिर यहाँ से जवाहरलाल नेहरू। तो देखिए, जवाहरलाल नेहरू 1931 में क्या हुए थे, कि आपको कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे कराची अधिवेशन में। कहाँ बने थे, कराची अधिवेशन में। तो इन चीज़ों को भी आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। अक्सर ये प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं कि सरदार पटेल जो है वो आपको कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे वो आपको कब बने, तो 1931 में कराची अधिवेशन में। उसके बाद जयप्रकाश नारायण जी। तो जयप्रकाश नारायण जी से याद रखिएगा, इन्हें हम लोग लोक नायक के नाम से जानते हैं। कैसे जानते हैं, लोक नायक के नाम से जानते हैं। इसके अलावा इन्हें जेपी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जेपी। और इनके बचपन का जो नाम था वो आपको बाउल था। क्या था, बाउल था। तो इन चीज़ों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। और इन्होंने आपको भारतीय राजनीति को देखते हुए एक पुस्तक लिखे थे। उस पुस्तक का नाम है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी। तो इसे भी आपको क्या करना है साथियों, अच्छे से याद रखना है। तो देखिए, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए कि रिकंस्ट्रक्शन क्या है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ क्या है, ऑफ इंडियन क्या है, इंडियन पॉलिटी कौन लिखा था। तो देखिए, तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी जो लिखे थे वो आपको जयप्रकाश नारायण जी लिखे थे। तो इन चीज़ों को भी आपको अच्छे से क्या करना है कि साथियों याद रखना है। क्या करना है, याद रखना है, ठीक है ना। फिर यहाँ से और भी चीज़ आ सकता है कि सरदार पटेल को हम लोग आयरन मैन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आयरन मैन भी कहते थे। याद रखिएगा कि आयरन मैन और भारत का बिस्मार्क। क्या है, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है, तो कहेंगे हम लोग किसे जानते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो ये 2 चीज़ें आपको याद रखना है कि आयरन मैन ऑफ इंडिया, इसके अलावा भारत का बिस्मार्क या भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ये कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे, 1931 में कराची अधिवेशन में। इन सभी चीज़ों को आपको याद रखना है। आराम हराम है का नारा जो दिया था वो कौन दिया था, तो क्या कहेंगे, पंडित नेहरू। उसके बाद कर मत दो का नारा कौन दिए थे, तो ये आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद संपूर्ण क्रांति का नारा कौन दिए थे, तो जयप्रकाश नारायण। कहाँ से दिए थे, तो पटना के गांधी मैदान से। तो इन सभी
चीज़ों को साथियों आपको अच्छे से क्या करना है कि आपको याद रखना है। फिर यहाँ से प्रश्न आएगा, जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष स्वतंत्रता से पहले कब बने थे? 1929 में, जो कि आपको लाहौर में अधिवेशन हुआ था। 1936 में आपको लखनऊ अधिवेशन, 1937 फैजपुर अधिवेशन। और फैजपुर अधिवेशन से साथियों एक चीज़ याद रखिएगा कि ये जो फैजपुर अधिवेशन है ना, ये गाँव में होने वाला प्रथम अधिवेशन था। और ये जो फैजपुर गाँव है ये आपको कहाँ है जानते हैं? तो यह जो है आपको महाराष्ट्र में। तो साथियों उम्मीद है कि आपको ये सारे चीज़ें होंगे समझ में आ गए होंगे। अगर आपको इन टॉपिक में किसी प्रकार की अगर कोई समस्या होती है तो आप कमेंट करके बताओगे, ताकि आपकी हर एक समस्या का हम समाधान कर सके। तो चलिए साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, लेकिन उससे पहले जान लीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो आपको बी हो जाएगा, मतलब कि गरीबी हटाओ का नारा कौन दिया था? तो आपको इंदिरा गांधी 1971 के चुनाव में। और विपक्षी पार्टी जो था इंदिरा गांधी के अगेंस्ट में एक नारा दिए थे कि इंदिरा को हटाओ। किसको हटाओ? इंदिरा को हटाओ, ठीक है ना। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न को। देखिए क्या कर रहा है और आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, आप लोग कमेंट करके भी क्या करोगे, बताओगे, ताकि आपकी समस्या का हम समाधान कर सके। देखिए कह रहा है कि भारत में क्या है कि आपको विविधता में एकता की विशेषता जो है वो आपको किसने बताई। देखिए इस प्रश्न को समझिए, सही में क्या है कि भारत जो है एक विशाल देश है। क्या है कि भारत जो है साथियों वो आपको क्या है जानते हैं कि एक विशाल देश है। क्या है? एक विशाल देश है। यहाँ अनेकों धर्म, अनेकों जाति, अनेकों भाषा के लोग जो है आपको रहते हैं। क्या है? रहते हैं। लेकिन फिर भी सभी में क्या है कि आपको एकता है। तो इसलिए कहा जाता है कि भारत में क्या है जानते हैं कि विविधता में एकता है। और यह चीज़ जो बताए थे, कौन बताए थे जानते हैं? तो आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो भारत में विविधता में एकता कैसे है, इस पर भी हम लोग क्या करेंगे कि आपको बात करेंगे। तो देखिए जैसे मान के चलिए कि यह क्या है कि आपको भारत है, और इस भारत में देखिएगा कि अनेकों आपको धर्म, जैसे देखिए कोई हिंदू है, कोई सिख है, कोई मुस्लिम है, कोई आपको ईसाई है। क्या है? ईसाई है। कोई जैन है, कोई पारसी है, कोई यहूदी है, कोई अन्य भी है। क्या है? अन्य भी है। मतलब कि सभी धर्म के लोग जो है यहाँ पे क्या कहते रहते हैं, सभी आपको भाषा के लोग रहते हैं। कोई मराठी बोलता है तो कोई गुजराती बोलता है, तो कोई हिंदी बोलता है, तो कोई तमिल बोलता है। मतलब अनेकों भाषाओं को बोलने वाले क्या है कि आपको लोग हैं। अनेकों क्षेत्र के क्या है कि आपको लोग हैं। लेकिन सब में क्या है कि आपको एकता है। क्या है? एकता है। इसीलिए कहा जाता है कि भारत में विविधता होते हुए भी क्या है कि आपको एकता है। क्या है? एकता है। तो भारत में विविधता में एकता है कि जो विशेषता बताए थे भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने। तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है। देखिए और यहाँ पे जो भी लोग हैं उनके बारे में जान लीजिए कि ये लोग जो है आपको कांग्रेस के अध्यक्ष कब कब बने थे, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, तो सबसे पहले एक तरफ आपको महात्मा गांधी के बारे में जान लेते हैं, ठीक है ना। क्या है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे, इस पर भी हम लोग क्या करेंगे कि आपको बात करेंगे। चलिए, महात्मा गांधी के बाद है आपको सुभाष चंद्र बोस। क्या है? सुभाष चंद्र बोस। ये कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे, इस पर भी हम लोग क्या करेंगे कि आपको चर्चा करेंगे। उसके बाद जो है अगला वो है आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या है? राजेंद्र प्रसाद। ये कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे, इस पर भी हम लोग क्या करेंगे कि आपको बात करेंगे। तो देखिए, तो सबसे पहले इन तीनों लोगों के बारे में जान लेते हैं कि ये तीनों लोग कब कब कांग्रेस के क्या बने थे कि आपको अध्यक्ष बने थे, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, तो सबसे पहले गांधी जी जो है वो आपको 1924 में क्या हुए थे कि कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। किस अधिवेशन में? तो याद रखिएगा, बेलगांव। क्या है? बेलगांव अधिवेशन में। और ये जो बेलगांव अधिवेशन हुआ था ये आपको कहाँ हुआ था जानते हैं? कर्नाटक में। कहाँ हुआ था? कर्नाटक में। उसके बाद है आपको सुभाष चंद्र बोस जी। तो देखिए, सुभाष चंद्र बोस जी 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, 1938 में और आपको 1939 में। तो देखिए, तो 1938 का अधिवेशन जो हुआ था हरिपुरा में। कहाँ हुआ था? हरिपुरा में। और 1939 का अधिवेशन जो हुआ था आपको त्रिपुरी में। कहाँ हुआ था? त्रिपुरी में। तो देखिए, तो ये जो हरिपुरा है ये आपको कहाँ साथियों? तो ये आपको गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। और इधर जो देख रहे हैं आप क्या जानते हैं? त्रिपुरी, ये आपको मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो देखिए, तो ये जो आप देख रहे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी, ये 2 बार आपको कांग्रेस के क्या बने थे? अध्यक्ष बने थे। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में जो कि गुजरात में, 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में। इसे याद रखना है। राजेंद्र प्रसाद जी जो है आपको सुभाष चंद्र बोस जी के त्यागपत्र देने के बाद आपको कांग्रेस के क्या बने थे कि आपको अध्यक्ष बने थे। और इन्हें हम लोग आजाद शत्रु के नाम से भी क्या करते हैं कि आपको जानते हैं। क्या करते हैं? जानते हैं। और इसके अलावा इन्हें देश रत्न भी जो है वो आपको कहा जाता है। तो इन चीज़ों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। फिर देखिए, जवाहरलाल नेहरू जी 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं, जो कि अभी आपको बताए थे कि 1929 में लाहौर अधिवेशन में, 1936 लखनऊ अधिवेशन में, 1937 जो है वो आपको फैजपुर अधिवेशन में। तो इन सभी चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है। देखिए, और महात्मा गांधी को कई सारे उपाधि जो है आपको दिए गए। जैसे देखिए कि आपको राष्ट्रपिता, क्या बोलेंगे कि राष्ट्रपिता की उपाधि किसे दिया गया था। देखिए, तो राष्ट्रपिता जो है आपको महात्मा गांधी को जो है वो आपको कहा जाता है। इन चीज़ों को याद रखना है।
इसके अलावे राष्ट्रपिता के अलावे जो है ध्यान से सुनिएगा कि इन्हें हम लोग महात्मा के नाम से भी क्या करते हैं कि आपको जानते हैं, इनको अर्धनग्न फकीर भी कहा जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को आपको नेताजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेताजी। राजेंद्र प्रसाद जी को क्या कहा जाता है? समझ गए। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को हम लोग चाचा जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चाचा जी। और इन्हीं के जन्म दिवस पे साथियों क्या होता है कि 14 नवंबर को, कितने नवंबर को? 14 नवंबर को क्या होता है कि भारत में जो होते हैं वो आपको बाल दिवस जो होते हैं ना वो आपको मनाया जाता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बाल दिवस भारत में किसके जन्म दिवस पे मनाया जाता है, तुम क्या कहेंगे जानते हैं? तो आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पे। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से क्या करना है, याद रखना है। तो देखिए, तो भारत में विविधता में एकता है का जो सूत्र बताया था वो आपको कौन बताया था जानते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही हो जाएगा। और पंडित जवाहरलाल नेहरू थे कौन? तो हमारे देश के पहले आपको क्या थे कि आपको प्रधानमंत्री थे। तो इन सभी चीजों को साथियों आपको अच्छे से क्या करना है, याद रखना है। और जहां भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट करके बताएंगे ताकि आपकी समस्या का हम हर संभव समाधान कर सके। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये जो आपको 14 नंबर प्रश्न है समझ में आ गए होंगे। और देखिए, और इधर से जो अध्यक्ष पद वाला जो बातें सब है उस सबको याद रखिएगा कि कौन व्यक्ति कब अध्यक्ष बने थे। और ये सभी आपके एग्जाम में जो है अब तक के पूछे गए हैं। क्या है कि आपको प्रश्न है। तो उम्मीद है कि सभी साथियों को ये सारे प्रश्न जो होंगे वो आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि भारत में लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है। अभी इसके बारे में हम लोग क्या कहते हैं कि आपको चर्चा किए थे। देखिए यही आपका क्या है कि आपको प्रश्न है। चलो बेटा तू चले जाओ, नहीं तो तुम यहीं पे खत्म हो जाओगे। देखिए क्या कह रहा है कि भारत में लौह पुरुष के नाम से जो है वो आपको किसे जाना जाता है, यह आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो देखिए, तो भारत में लौह पुरुष के नाम से जो जाने जाते हैं वो आपको कौन जानते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो जन्म हुआ था याद रखिएगा 31 अक्टूबर 1875 को। और इनका जो आपको देहांत हुआ था वो कब हुआ था? तो 15 दिसंबर 1950 को। क्या है? 1950 को। याद रखिएगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पर ही क्या होता है कि आपको राष्ट्रीय एकता दिवस जो होते हैं वो आपको मनाया जाते हैं। क्या मनाए जाते हैं? राष्ट्रीय एकता दिवस यानी नेशनल यूनिटी डे जो मनाए जाते हैं वो कब मनाए जाते हैं जानते हैं? तो आपको 31 अक्टूबर को। तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है। फिर यहाँ से बात आएगी महात्मा गांधी का। तो महात्मा गांधी का जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। और इन्हीं के जन्म दिवस पर क्या होता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा साथियों वो आपको अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो है वो आपको कब मनाया जाता है जानते हैं? तो आपको 2 अक्टूबर को। कितना अक्टूबर को? 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस पे? तो क्या कहेंगे? तो आपको महात्मा गांधी के जन्म दिवस पे। और महात्मा गांधी की जो हत्या हुई थी ना याद देखिएगा वो आपको 30 जनवरी 1948 को। इसीलिए क्या होता है कि 30 जनवरी को हमारे भारत में जो होता है वो आपको शहीद दिवस जो होता है वो आपको मनाया जाता है। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि बताइए कि राष्ट्रीय शहीद दिवस कब मनाया जाता है, तो आप क्या कहोगे कि ये जो राष्ट्रीय शहीद दिवस है साथियों वह आपको कब मनाया जाता है जानते हैं? 30 जनवरी को, क्योंकि महात्मा गांधी का इस दिन जो है वो आपको पुण्यतिथि है। फिर आपको जवाहरलाल नेहरू, तो जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पे 14 नवंबर को जो होता है वो आपको राष्ट्रीय बाल दिवस, क्या कहेंगे? राष्ट्रीय बाल दिवस जो होते हैं वो आपको मनाया जाते हैं। तो याद रखिएगा कि राष्ट्रीय बाल दिवस जो है किसके जन्म दिवस पे मनाया जाता है? तो क्या कहेंगे जानते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पर जो होते हैं आपको मनाया जाता है। और राष्ट्रीय एकता दिवस तो वो आपको 31 अक्टूबर को। तो इन सभी चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। और देखिए, और महात्मा गांधी को बहुत सारी उपाधि जो है वो आपको दी गई है। तो इनके उपाधि के बारे में भी साथियों आपको जान लेना है। क्या करना है? जान लेना है। तो देखिए, तो महात्मा गांधी को कौन कौन सी उपाधि जो है वो आपको दी गई है इसके बारे में आप लोग समझिए। देखिए, तो साथियों महात्मा गांधी को कई सारी उपाधि जो है वो आपको दी गई है। तो इनके उपाधि के बारे में थोड़ा सा क्या करते हैं कि आपको जान लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले याद रखिएगा कि गांधी जी को जो है ना वो आपको महात्मा की जो है वो आपको उपाधि दी गई है। महात्मा के अलावा जो है गांधी जी को और भी उपाधि दी गई है। और वह उपाधि क्या है साथियों? तो वह है आपको राष्ट्रपिता। क्या है? राष्ट्रपिता की उपाधि जो है इन्हें दिया गया है। इसके अलावा गांधी जी को अर्धनग्न फकीर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्धनग्न फकीर। और यह कहने वाला जो व्यक्ति था वो आपको विंस्टन चर्चिल था। इसके अलावा गांधी जी को सदी का महापुरुष, क्या है? सदी का महापुरुष भी जो है वो आपको कहा जाता है। तो इन चीज़ों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। इसके अलावा इन्हें जादूगर, क्या है? इन्हें
जादूगर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जादूगर भी कहा जाता है। तो देखिए, तो ये सभी जो है गांधी जी को दी गई क्या है कि आपको उपाधि है। क्या है? उपाधि है। इसके अलावा गांधी जी को जो है साथियों वो आपको मलंग बाबा क्या है कि आपको मलंग बाबा भी कहा जाता है। याद रखिएगा क्या कहा जाता है? मलंग बाबा। तो अगर आपसे हम क्वेश्चन पूछेंगे कि मलंग बाबा किसको कहा जाता है तो आप क्या कहोगे कि मलंग बाबा जो है गांधी जी को कहा जाता है। उसके बाद जो है सातवां वह आपको क्या है, इस पर हम लोग क्या करेंगे कि आपको बात करेंगे। तो इन्हें बापू भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बापू भी। तो देखिए, तो इन्हें ये उपाधि कौन कौन लोग दिए थे इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, तो महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि जो थे वो आपको रविंद्रनाथ टैगोर ने दिए थे। कौन दिए थे? रविंद्रनाथ टैगोर। तो इन चीज़ों को साथियों आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद राष्ट्रपिता इन्हें क्या कहते हैं जानते हैं? एससी बोस। क्या कहते हैं? एससी बोस मतलब सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। अदनंत फकीर आपको विंस्टन चर्चिल ने कहा था। याद रखिएगा। सदी का महापुरुष अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था। जादूगर जो है वो आपको बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान ने कहा था। मलंग बाबा इन्हें खुदाई खिदमतगारों ने कहा था। और बापू की उपाधि जो है इन्हें जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो साथियों इन सभी चीज़ों को आपको अच्छे से क्या करना है कि आपको याद रखना है। तब मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं कि बताइए कि गांधी जी को जो है बापू की उपाधि किसने दिया था, तो आप क्या कहोगे कि गांधी जी को बापू की जो उपाधि दिए थे वह आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। जब आपको महात्मा गांधी की क्या होती है कि आपको हत्या हो जाती है तब एक रेडियो से आकर क्या होता है कि आपको जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि अब बापू हमारे बीच नहीं रहे। और गांधी जी जब मरे थे, ठीक है ना, जब इनकी हत्या की गई थी उस समय इनके जो आखिरी शब्द थे वो थे आपको हे राम। इसे भी आप लोग अच्छे से क्या करेंगे कि आप याद रखेंगे। तो देखिए, तो ये सारे प्रश्न जो है आपके एग्जाम में जो होते हैं पूछे जाते हैं, साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो वही कर रहा है कि भारत में लौह पुरुष यानी कि आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो आप क्या कहोगे साथियों? तो आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। उम्मीद है सारे लोगों को ये सभी चीजें होंगे समझ में आ गए होंगे। तो आप लोग इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जब तक थोड़ा बहुत जो है हम आपको जल ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है ना। तो जल्दी से इसे आप लोग देखिए। उम्मीद है साथियों कि सारे लोगों को ये जो होगा वो आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे। अगला प्रश्न जो हमारा क्या कह रहा है इस पर हम लोग क्या करेंगे कि आपको चर्चा करेंगे, ठीक है ना। पहले इसको स्क्रॉल कर लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद अगले क्वेश्चन से हम लोग इसे देखेंगे। चलिए देखिए क्या कह रहा है, समझिए। कह रहा है कि भारत का, ठीक है ना, अंतिम क्या है, भारतवर्ष का जो अंतिम गवर्नर था वो आपको कौन था, यही प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। क्या कह रहा है बताइए तो कि भारत का अंतिम गवर्नर क्या है, अंतिम गवर्नर जनरल जो था वो आपको कौन था, यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। देखिए बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। क्या कह रहा है कि भारत का, ठीक है ना, देखिए समझिए इसे। क्या कह रहा है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल जो था वो आपको कौन था, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो देखिए सिराज गोपालाचारी, ठीक है ना, CR दास, उसके बाद कह रहा है लॉर्ड माउंटबेटन, उसके बाद कह रहा है आपको राजेंद्र प्रसाद। क्या है, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना। तो इसका आंसर आप लोगों को क्या करना है कि आपको स्वयं बनाना है। क्या करना है, स्वयं बनाना है। कैसे बनाएंगे, तो देखिए हम कुछ आपको नोट्स जो है उसके बारे में बता देते, उसके बाद आप लोग धराधर क्या करोगे कि इसका आंसर जो है खुद जो है अपने से बनाने लगोगे। देखो कैसे बनाने लगोगे, तो यहाँ से हम बात करते हैं सबसे पहले बंगाल से। कहाँ से शुरू करेंगे, बंगाल से। देखिए इस प्रश्न को समझने के लिए हमें बंगाल तक चलना होगा, ठीक है ना। तो देखिए तो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा बंगाल का प्रथम गवर्नर। क्या पूछा जाएगा, बंगाल का प्रथम गवर्नर, ठीक है ना। इस चीज को आपको याद रखना है। फिर पूछा जाएगा आपसे कि बंगाल का अंतिम गवर्नर। क्या पूछा जाएगा, बंगाल का, ठीक है ना, अंतिम गवर्नर क्या है, अंतिम गवर्नर। इन चीजों को आपको याद रखना होगा कि बंगाल का अंतिम गवर्नर। तो अब इस बात को समझिए कि क्या होगा, दोनों का आंसर जो होगा कुछ अलग होगा, ठीक है ना। देखिए तो बंगाल का जो प्रथम गवर्नर था साथियों वो आपको रॉबर्ट क्लाइव था। कौन था, रॉबर्ट क्लाइव। और बंगाल का जो अंतिम गवर्नर था वो आपको वारेन हेस्टिंग्स था। कौन था, वारेन हेस्टिंग्स। क्या कहेंगे, वारेन हेस्टिंग्स था। तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से समझना है। तो देखिए वही कह रहा है कि बंगाल का अंतिम गवर्नर, तो वो कौन हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग्स। अब देखिए अब यहाँ से एक चीज़ आएगा कि आपको ये जो बंगाल का जो है आपको प्रथम गवर्नर जनरल वह कौन बना था, क्योंकि देखिए गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। तो बंगाल का क्या कहेंगे जानते हैं कि आपको प्रथम गवर्नर जनरल। क्या कहेंगे, प्रथम गवर्नर
जनरल। तो बंगाल का जो प्रथम गवर्नर जनरल बना था ना साथियों, वो आपको वारेन हेस्टिंग्स बना था। कौन बना था? वारेन हेस्टिंग्स। अब देखिए गवर्नर जनरल का मतलब आपको समझ में नहीं आया होगा, तो देखिए हम यहाँ से समझाते हैं कि गवर्नर जनरल का मतलब हुआ क्या। तो देखिए, तो जैसे आपको औपनिवेशिक काल में 3 प्रेसिडेंसी हुआ करता था। जैसे देखिए, एक आपको बंगाल, क्या है? बंगाल, एक आपको मद्रास और एक जो है आपको बम्बई, ये 3 प्रेसिडेंसी हुआ करता था। तो यहाँ भी आपको क्या होता था कि गवर्नर होता था। देखिए यहाँ गवर्नर होता था, यहाँ गवर्नर होता था, यहाँ गवर्नर होता था। लेकिन 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था ना, उस एक्ट के द्वारा इस दोनों गवर्नर का मतलब मद्रास वाला गवर्नर और बम्बई वाला गवर्नर, इस दोनों गवर्नर का जो हेड है वो आपको बंगाल के गवर्नर को बना दिया गया। तो इसी को कहा गया आपको गवर्नर जनरल, मतलब कि सभी गवर्नर के हेड को कहा गया गवर्नर जनरल। तो उम्मीद है कि आपको अब समझ में आ गया होगा कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना था, तो आपको वारेन हेस्टिंग्स। चलिए आगे की ओर चलते हैं और कुछ चीजों को और भी क्या करेंगे कि आपको देखेंगे। पहले यहां से आ जाइए। अब है कि बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल जो बना था वो आपको कौन बना था, क्योंकि इस प्रश्न को समझने के लिए आपको ये सारे चीजें होंगे साथियों, वो आपको क्या होगा कि आपको समझना होगा, ठीक है ना। तो देखिए कैसे इसको समझना है। तब यहां से मेरा डायरेक्ट जो प्रश्न आएगा वो क्या आएगा जानते हैं कि बंगाल का क्या कहेंगे जानते हैं कि आपको अंतिम गवर्नर जनरल। क्या कहेंगे? बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, ठीक है ना। सभी लोगों को दिख रहे होंगे। देखिए क्या कह रहा है, सुनिए। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल क्या है? बंगाल का क्या कहेंगे कि आपको अंतिम गवर्नर जनरल। तो साथियों बंगाल का जो अंतिम गवर्नर जनरल बना था ना, वो आपको कौन बना था जानते हैं? लॉर्ड विलियम बेंटिक जो था वो आपको बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था। तो याद रखिएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक का जो चीज अच्छा लगे आप इससे लिखते भी चलिएगा, ठीक है ना, कि लॉर्ड विलियम जो बेंटिक है वो आपको बंगाल का क्या हुआ था जानते हैं कि आपको अंतिम गवर्नर जनरल बना। अब हम कहेंगे सर कैसे अंतिम कह दिए? तो देखिए, तो जब 1833 का चार्टर एक्ट आया था ना, तो इस चार्टर एक्ट के द्वारा क्या हुआ था जानते हैं कि आपको बंगाल का जो था वो क्या था जानते हैं कि गवर्नर जनरल जो था उसको भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। तो इसका मतलब अब हुआ साथियों कि ये जो बंगाल का गवर्नर जनरल है ना, वो आपको क्या बन गया जानते हैं? तो वह आपको भारत का जो है अब गवर्नर जनरल बन जाता है। यहाँ से याद रखिएगा कि बंगाल के जो गवर्नर जनरल है वो आपको क्या बन जाते हैं? तो आपको भारत का गवर्नर जनरल। तो यहाँ से याद रखिएगा कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल क्या बनेगा? तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल क्या कहेंगे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। तो साथियों भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल बना यह यही व्यक्ति बना, अर्थात लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन बना? लॉर्ड विलियम बेंटिक बना। तो इन चीजों को आपको अच्छे से क्या करना है कि आपको याद रखना है। चलिए उसके बाद जो है देखिए, ये 4 नंबर था, ये 5 नंबर हो गया। उसके बाद ये 6 नंबर में, ठीक है ना। अब यहाँ से बात आती है कि सर ये जो बंगाल है, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और इस प्रकार से प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक बना। तो भारत के जो अंतिम गवर्नर जनरल थे वो आपको कौन थे? ये भी प्रश्न तो पूछा जा सकता है। तो देखिए, तो भारत के जो अंतिम गवर्नर जनरल थे साथियों, ठीक है ना, याद रखिएगा कि भारत के अंतिम क्या कहेंगे जानते हैं? गवर्नर जनरल। क्या है? गवर्नर जनरल। तो भारत के जो अंतिम गवर्नर जनरल थे उसका नाम है आपको लॉर्ड कैनिंग। क्या है? लॉर्ड कैनिंग। और यही लॉर्ड कैनिंग क्या होता है जानते हैं कि भारत का प्रथम वायसराय भी बनता है। क्या बनता है? प्रथम वायसराय। तो याद रखिएगा कि भारत का जो प्रथम वायसराय बना था वो आपको कौन बना था? तो यही लॉर्ड कैनिंग जो था वो आपको बना था 1858 के अधिनियम के तहत। अब आइए, अब है कि भारतवर्ष का जो अंतिम वायसराय बना वो कौन बना? तो देखिए भारतवर्ष का जो अंतिम वायसराय बना था साथियों वो आपको लॉर्ड माउंटबेटन। कौन बना था? लॉर्ड माउंटबेटन। क्या है? लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन यहाँ पर क्या प्रश्न कह रहा है, देखिए कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो अभी आपको पढ़ा है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल जो है वो आपको कौन है जानते हैं? लॉर्ड कैनिंग। लेकिन ऑप्शन में लॉर्ड कैनिंग नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ से क्या है, प्रश्न को थोड़ा बदला हुआ है। तो प्रश्न को क्या बदला हुआ है ये समझिए। तो देखिए, तो ये सभी बात जो हम बताएं अभी तक ना वो आपको आज़ादी से पहले की बात बताएं। अब हम लोग आज़ादी की बात के बाद की बात करते हैं। तो यहाँ से पूछा जाएगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। क्या पूछा जाएगा? स्वतंत्र भारत के क्या है? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। क्या है? प्रथम गवर्नर जनरल। तो साथियों स्वतंत्र भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल बने थे ना वह आपको कौन बने थे जानते हैं? तो आपको लॉर्ड माउंटबेटन। कौन बने थे? लॉर्ड माउंटबेटन। इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। अब पूछेंगे कि बताइए कि भारत का वो पहला व्यक्ति कौन था? क्या है? भारत का वह पहला व्यक्ति कौन था जो भारत का क्या बना था जानते हैं कि आपको गवर्नर जनरल बना था? तो वह थे आपको चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अब यहाँ से प्रश्न को समझिए क्या कह रहा है
कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो देखिए ऑप्शन दे रहा है सी राजगोपालाचारी, और एक यहाँ से जो आपके ऑप्शन मेल खा रहे हैं वो है आपको लॉर्ड माउंटबेटन। तो यहाँ से ये नहीं कह रहा है कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल जो है वो आपको कौन था। स्वतंत्र भारत नहीं लगा रहा है, सीधे भारत लगा रहा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना वो आपको ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो इन चीजों को आपको अच्छे से साथियों क्या करना है कि आपको याद रखना है। तो उम्मीद है कि सारे साथियों को ये सभी चीजें होंगे साथियों समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। तो देखिए तो यहाँ से अगर जो भी प्रश्न पूछेगा आप इससे अच्छे से क्या कर लेंगे कि आपको क्लियर कर लेंगे। तो वही कह रहा है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो आप क्या कहोगे जानते हैं? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। और ये भारतीय थे, क्या थे? भारतीय थे। और इसी में पूछ देता कि स्वतंत्र भारत का, ठीक है ना, कि आपको जो अंतिम गवर्नर जनरल था वह कौन था, तब हम कहते क्या जानते हैं? लॉर्ड माउंटबेटन। क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन जो था वो आपको ब्रिटेन का था। कहाँ का था? ब्रिटेन का था, ठीक है ना। तो दिए गए प्रश्न के अनुसार इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना वो आपको सी राजगोपालाचारी हो जाएगा। और आपका बोर्ड भी यही आपको क्या करता है कि आंसर जो है वो आपको देता है। तो यहाँ पे जितने भी चीज बताए हैं इन सभी चीजों को आपको अच्छे से साथियों क्या करना है? याद रखना है। अब देखिए चक्रवर्ती राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम क्या होते हैं कि आपको भारतीय गवर्नर जनरल होते हैं। अब है गवर्नर जनरल को पद को हटा दिया जाता है और हमारे देश के जो प्रमुख होते हैं वो आपको राष्ट्रपति को क्या होता है? बना दिया जाता है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो राष्ट्रपति चुना गया था वो आपको संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को। तो जब राष्ट्रपति देश के हमारे प्रमुख हो जाएंगे तो गवर्नर जनरल के रहने की क्या है कि आपको आवश्यकता है ही नहीं। गवर्नर जनरल मतलब क्या हो गया? महाराज्यपाल। तो महाराज्यपाल की आवश्यकता थी नहीं। तो इसीलिए क्या था जानते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो था वह देश का प्रथम राष्ट्रपति जो था वो आपको चुन लिया गया था, ठीक है ना। तो यहाँ से जितने भी चीजें इन सभी चीजों को आपको अच्छे से क्या करना है कि आपको याद रखना है। और ये सारे चीज जो है आपके एग्जाम में जो होते हैं वो आपको पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है कि सारे लोगों को ये सभी चीज जो होंगे वो आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। तो ये जो 16 नंबर प्रश्न है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद है कि सभी लोगों को समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। अगर अभी भी नहीं समझ में आई है तो आप लोग यहाँ से कमेंट करके क्या करोगे? पूछोगे। हम आपकी समस्या का हर संभव जो है समाधान करने का साथियों प्रयास करेंगे। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न जो है वो आपको क्या कह रहा है? देखिए कह रहा है कि गोवा, ठीक है ना, दमन एवं दीव किस यूरोपीय राज्य का क्या था कि आपको उपनिवेश था? क्या है कि किस यूरोपीय राज्य का उपनिवेश था, ठीक है ना। ये आप लोगों को बताना है, ठीक है ना, क्योंकि इस प्रश्न को हम कई बार जो है आपको ऑफलाइन बैच में भी पढ़ाए हुए हैं, ठीक है ना। जो लोग ऑफलाइन क्लास करते हैं उनको पता होगा, जो लोग ऑनलाइन करते हैं वो लोग भी आप आंसर इससे बता सकते हैं, ठीक है ना। देखिए क्या कह रहा है कि गोवा, दमन एवं दीव किस यूरोपीय राज्य का उपनिवेश था? जल्दी से आप लोग बताइए, हम आपके आंसर की प्रतीक्षा करें। जल्दी से फटाफट सारे लोग आंसर बताइए, ठीक है ना भाई। एक दो का आंसर से काम नहीं चलेगा, सभी लोग जो है जल्दी जल्दी इसका आंसर जो है लिखिए, ठीक है ना। उसके बाद तो हम हैं ही लास्ट में, ठीक है ना। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। आपका टाइम जो हुआ साथियों समाप्त हुआ, ठीक ना। चलो देखो क्या कह रहा है, सुनिए क्या कह रहा है, समझिएगा कि गोवा, दमन एवं दीव किस यूरोपीय राज्य का उपनिवेश था? तो देखिए तो यह आपको पुर्तगाल का था। किसका था? पुर्तगाल का था। तो आप लोगों को पता होगा कि इस गोवा पर क्या है कि गोवा पर, ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा किस पर? गोवा पर क्या था कि आपको 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने क्या कर लिया था कि आपको कब्जा कर लिया था। और गोवा को पुर्तगालियों से क्या था कि आपको 1961 ईस्वी में जो था वो आपको आज़ाद कराया गया था। इसीलिए क्या होता है कि 19 दिसंबर को, कितना दिसंबर को? 19 दिसंबर को क्या होता है कि आपको गोवा मुक्ति दिवस, क्या है? गोवा मुक्ति दिवस जो होता है वो आपको मनाया जाता है। तो इन चीज़ों का आपको याद रखना है। और ये जो फ्रांसीसी था, ध्यान से सुनिएगा, इसने पांडिचेरी को क्या किया था कि आपको अपने अधीन जो था वो आपको रखा था। तो इस पांडिचेरी पर ये जो फ्रांसीसी है वो आपको 1673 ईस्वी में क्या कर लेता है कि आपको अधिकार कर लेता है। और इस पांडिचेरी को 1954 में जो होता है आपको फ्रांस से मुक्त कराया जाता है। तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है। और ब्रिटेन की तो हमें बात ही नहीं करनी है, ठीक है ना, क्योंकि हम ब्रिटेन के ही क्या थे कि आपको उपनिवेश थे। तो इन सभी चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो फिर यहाँ से बात आती है कि सर बताइए कि प्रथम पुर्तगाली कौन था जो आपको भारत आया था? तो देखिए प्रथम पुर्तगाली था आपको वास्को डी गामा। कौन था? वास्को डी गामा, ठीक है ना। तो ये जो वास्को डी गामा देख रहे हैं इसी ने क्या जानते हैं कि यूरोप से आने के लिए, क्या है? यूरोप से भारत, क्या है? भारत आने के जो समुद्री मार्ग है, क्या है? यूरोप से भारत आने के जो आपको समुद्री मार्ग है, क्या है? समुद्री मार्ग। इस समुद्री मार्ग की जो खोज किया था वो आपको कौन किया था जानते हैं? तो आपको वास्को डी गामा। तो वास्को डी गामा जो है भारत कब पहुंचा था जानते हैं? तो आपको 20 मई 1498 को यह था भारत पहुंचा। भारत में कहाँ पहुंचा था जानते हैं? तो आपको केरल। कहाँ पहुंचा था? केरल। केरल के कहाँ? तो आपको
काली कट तट पर। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको पूछे जाते हैं, ठीक है ना। ये सब इतिहास का क्वेश्चन सब है। तो देखिए हिस्ट्री पॉलिटिकल जो होता है आपस में काफी गहरा रिश्ता होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ये जो आप देख रहे हैं वास्को डी गामा जब भारत पहुंचा था केरल के काली कट तट पर, तो इसका जो स्वागत किया था वो आपको राजा जामोरी ने किया था। कौन किया था? राजा जामोरी ने, ठीक है ना। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। और इसके बाद क्या होता है कि आपको वास्को डी गामा जब स्वदेश लौटता है उसके बाद क्या होता है कि 1498 ईस्वी में ही क्या होता है कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या होती है? स्थापना होती है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि बताइए कि भारत में सबसे पहले किस यूरोपीय कंपनी की स्थापना हुई थी? तो वह है आपको पुर्तगाली। इसकी स्थापना जो होती है 1498 में। उसके बाद जो है आपको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना 1600 में। 1602 में आपको डच ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या होती है कि आपको स्थापना होती है। उसके बाद है 1616 ईस्वी में, तो 1616 ईस्वी में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या होती है कि आपको स्थापना होती है। 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, और 1731 ईस्वी में जो होता है वो आपको स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। और यहीं से आपको यूरोपीय देश जो होता है वो आपको क्या होता है जानते हैं कि आपको समृद्धि की लालसा में वो अपने से कमजोर देशों को अपना उपनिवेश बनाना क्या कर देता है कि आपको शुरू कर देता है, ठीक है ना। तो ये जो देख रहे हैं समृद्धि की लालसा, यह भी आपको क्या था कि साम्राज्यवाद को क्या किया था कि आपको बढ़ावा दिया था। और ये जो यूरोपीय देश है खासकर ऐसे देशों को अपना उपनिवेश बनाया, ठीक है ना, जो आपको प्राकृतिक संसाधन की दृष्टि से संपन्न था। जैसे देखिए भारत जैसे देश है, प्राकृतिक संपदा की दृष्टि से संपन्न था। तब एशिया और अफ्रीका के देशों को ही इन देशों ने क्या किया था कि अपना उपनिवेश जो था वो आपको बनाया था। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ से डायरेक्ट कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत आने वाला प्रथम जो आपको पुर्तगाली था वो कौन था? तो कहेंगे वास्को डी गामा, जो आपको 20 मई 1498 को क्या हुआ था केरल के कालीकट तट पर जो था वो आपको पहुंचा था, ठीक है ना। फिर यहाँ से प्रश्न आएगा कि गोवा, दमन और दीव को कब आपको पुर्तगालियों के कब्जे से छुड़ाया गया था? तो 1961 में, डेट था 19 दिसंबर, इसलिए 19 दिसंबर को हम लोग गोवा मुक्ति दिवस मनाते हैं। तो उम्मीद है कि सारे साथियों को ये सभी प्रश्न जो होंगे वो आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है साथियों वो क्या कह रहा है इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए कह रहा है कि किस देश ने सुरक्षा परिषद में सर्वाधिक बार जो है निषेधाधिकार का प्रयोग किया? तो वो हमारा मित्र है। क्या है? मित्र है। अब यहाँ से ऑप्शन जो होगा आप लोगों को बन गया होगा, ठीक है ना। देखिए ऑप्शन देख के ही आप इसका आंसर बना सकते हैं। देखिए कह रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, रूस, उसके बाद क्या है फ्रांस। तो देखिए सबसे ज्यादा निषेधाधिकार का जो प्रयोग है मतलब वीटो पावर का प्रयोग, क्या है? वीटो पावर का प्रयोग, ठीक है ना, वह आपको कौन किया है जानते हैं? तो आपको रसिया ने किया है। कौन किया है? रसिया ने। तो यहाँ से एक बात आती है कि सर ये सुरक्षा परिषद आखिरकार है क्या? तो देखिए यह संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या है कि आपको एक अंग है जिसे दुनिया का हम लोग क्या कहते हैं? पुलिसमैन। तो थोड़ा सा सुरक्षा परिषद के स्ट्रक्चर को समझ लीजिए, ज्यादा नहीं समझना। जब हम संयुक्त राष्ट्र संघ पढ़ाएंगे तो वहां पर सुरक्षा परिषद के बारे में आपको पूरा बताएंगे, ठीक है ना। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के जो 6 अंग है ना उसमें से एक जो है आपको सुरक्षा परिषद है। तो सुरक्षा परिषद में क्या है कि आपको 2 प्रकार के जो होते हैं आपको सदस्य रहते हैं। एक सदस्य होते हैं जो आपको अस्थाई होते हैं। क्या होते हैं? अस्थाई होते हैं, ठीक है ना। तो अस्थाई सदस्य में कौन कौन है? तो देखिए तो जैसे आपको अमेरिका हो गया, क्या हो गया? अमेरिका हो गया। अमेरिका के अलावा आपको रूस हो गया। रूस के अलावा आपको चीन हो गया। क्या हो गया? चीन हो गया। चीन के अलावा आपको फ्रांस हो गया। फ्रांस के अलावा जो हो जाएगा वो आपको ब्रिटेन। क्या है? ब्रिटेन। तो देखिए तो ये आपको 5 ऐसे देश है सुरक्षा परिषद के जो आपको क्या है? अस्थाई सदस्य देश है। और इसको जो है आपको वीटो पावर प्राप्त है। क्या है? वीटो पावर प्राप्त है, मतलब कि निषेधाधिकार शक्ति प्रयोग है। अगर इस 5 में से किसी एक ने सहमति जता दी तो वह आपको बिल जो होंगे पारित नहीं होंगे, वह कानून जो है आपको पारित नहीं हो सकता। इसके अलावा आपको एक होते हैं अस्थाई सदस्य। क्या होते हैं? अस्थाई सदस्य। तो देखिए तो यहाँ पे आप याद रखिएगा कि अस्थाई सदस्य का जो कार्यकाल होता है ना वो आपको 2 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 2 वर्ष का। और अस्थाई सदस्यों की संख्या जो है वो आपको 10 है और अस्थाई सदस्यों की संख्या 5 है। तो टोटल सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या भी कभी कभी पूछ लिया जाएगा तो वो आपको 15 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 15। तो देखिए तो जो देश सुरक्षा परिषद में क्या जानते हैं अस्थाई सदस्य, वही वीटो पावर का क्या करता है? प्रयोग करता है। तो वीटो पावर का जो सबसे ज्यादा प्रयोग किया हुआ है संयुक्त राष्ट्र संघ में वो आपको रसिया किया हुआ है। तो इन चीजों को आपको याद रखना है। तो यहाँ से एक बात आई संयुक्त राष्ट्र संघ, देखिए इसी को हम लोग कहते हैं यूएनओ। क्या कहते हैं? यूएनओ। तो देखिए इसका गठन जो हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित करने के उद्देश्य से। और इसका जो मुख्यालय साथियों वो आपको न्यूयॉर्क है। कहाँ है? न्यूयॉर्क है। इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। और संयुक्त राष्ट्र संघ में जो भी सदस्य देश की हम बात करेंगे तो वो आपको 193 है। क्या है? 193। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि बताओ कि संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्य देश कितना है, तो क्या कहिएगा?
तो वो आपको 193 है। कितना है? 193। फिर यहाँ से पूछा जाएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो आपको प्रथम महासचिव थे वो आपको कौन थे? तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव जो थे साथियों वो आपको त्रिगवेली थे। और ये जो त्रिगवेली है ये कहाँ के थे जानते हैं? तो ये आपको नॉर्वे के थे। क्या थे? नॉर्वे के थे। इन चीज़ों को याद रखिएगा। ये आपको संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव थे। और इसी में पूछ देंगे प्रथम एशियाई महासचिव, तो ये हो जाएंगे आपको यूथांट। क्या हो जाएंगे? यूथांट, जो कि आपको प्रथम क्या है जानते हैं? तो आपको एशियाई महासचिव है। क्या है? एशियाई महासचिव, ठीक है ना। उसके बाद जो हो जाएगा क्या जानते हैं कि ये जो आपको अभी वर्तमान वाला जो महासचिव है वो कौन है? तो साथियों यह आपको एंटोनियो गुतेरेस है। कौन है? एंटोनियो गुतेरेस। तो ऐसे प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि बताइए कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में क्या जानते हैं कि आपको कितने आपको सदस्य है? तो क्या कहोगे? 15, जिसमें से 5 अस्थायी, 10 जो है आपको अस्थायी। अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 2 वर्ष का। और ये सतत परमानेंट होता है। तो इसके जो आपको अस्थायी सदस्य कौन कौन है? तो अमेरिका है, रूस है, चीन है, फ्रांस है, ब्रिटेन है। इन चीजों को याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को। इसका मुख्यालय क्या है? न्यूयॉर्क में, ठीक है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ में किन देशों को वीटो पावर प्राप्त है? तो जो आपको सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है। देखिए, और वीटो पावर का मतलब होता है अगर कोई भी एक देश जो है मना अगर कर दिया इस 5 में से, तो समझ जाइएगा कि वह विधेयक या बिल जो होगा कभी भी पारित नहीं हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ में वर्तमान में सदस्य देश कितना है? 193, ठीक है ना। इसके प्रथम महासचिव कौन थे? त्रिगवेली, जो कि नॉर्वे के थे। नॉर्वे की राजधानी कहेंगे वो आपको ओस्लो। उसके बाद है यूथांट, प्रथम एशियाई महासचिव थे। और पूछेंगे कि यह कहाँ के थे? तो ये आपको म्यांमार के थे। म्यांमार की राजधानी तो आपको नेपिटा। एंटोनियो गुतेरेस जो है वो आपको कहाँ के है? तो वो आपको पुर्तगाल के है। और यह आपको संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में महासचिव है। और पुर्तगाल की राजधानी पूछेंगे साथियों तो आपको लिस्बन हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? लिस्बन हो जाएगा। तो उम्मीद है कि सभी साथियों को ये सारे चीजें होंगे समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना वो पहले जान लीजिए सी हो जाएगा। और आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, आप लोग क्या करोगे साथियों? कमेंट करके बताओगे ताकि आपकी समस्या का हम समाधान कर सके, ठीक है ना। और बोर्ड एग्जाम में इस बार जो है साथियों 450 प्लस का जो है आप टारगेट लेके चलिए, ठीक है ना। और बहुत सारे ऐसे हमारे छात्र हैं जो ऑनलाइन हमसे पढ़ते हैं। तो देखिए, तो अगर उन लोगों को हमारे द्वारा जो बनाए गए हैं आपको नोट्स है 2024 के लिए, वो क्या करना है कि आपको जो डिस्क्रिप्शन है उसमें जो आपको एक लिंक दिए गए, उस लिंक से आपको क्या करना है जानते हैं कि आपको जाकर और उसे डाउनलोड कर लेना है। और उस लिंक से अगर आप जाते हैं डाउनलोड करने PDF, तो उसके लिए आपको जो होगा कुछ पेमेंट जो होगा साथियों वो आपको करना पड़ेगा। कारण क्या है कि हम आपको जो सारा चीज़ जो है आपको फ्री में प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जो कम से कम जो मटेरियल है उस मटेरियल के माध्यम से हम क्या करते हैं कि आपको जो यहाँ पे होने वाली कुछ खर्च है उस खर्च को हम लोग क्या करते हैं कि आपको जुटाने का प्रयास करते हैं ताकि ये जो सिस्टम है सुचारू रूप से साथियों चल सके, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न जो हमारा क्या है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और आप लोग हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उससे भी आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। उसमें चैप्टर वाइज जो होते हैं सारे चीजों के जो आपको PDF होते हैं वो आपको भेजे जाते हैं, ठीक है ना। और टेलीग्राम में कैसे ज्वाइन करेंगे? तो आप वहां से क्या करेंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे और वहां उसका लिंक दिया रहेगा, आप वहां से उसे क्या कर लोगे, जुड़ जाओगे, ठीक है ना। देखिए कह रहा है कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किए थे? तो ये आपको राजा हरि सिंह। यहाँ से एक बात आती है कि सर कश्मीर का विलय जो है भारत में कब हुआ था? तो 26 अक्टूबर 1947 को। कब हुआ था? 26 अक्टूबर 1947 को। इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। देखिए फिर यहाँ पे एक ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन। तो याद रखिएगा लॉर्ड माउंटबेटन क्या थे? तो आपको भारतवर्ष का अंतिम वायसराय। क्या है? भारतवर्ष का अंतिम वायसराय। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि भारतवर्ष का जो अंतिम वायसराय है वो आपको कौन है, तो आप क्या कहोगे? लॉर्ड माउंटबेटन। इसके अलावा स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल क्या कहेंगे? स्वतंत्र भारत का क्या कहिएगा जानते हैं? तो आपको प्रथम गवर्नर जनरल वो कौन बने थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन बने थे। इन चीजों को याद रखिएगा। सरदार पटेल, तो सरदार पटेल जो थे देश के पहले आपको उप प्रधानमंत्री। क्या है? उप प्रधानमंत्री। और इसके अलावा देखिए उप प्रधान क्या है? उप प्रधान कहिए, क्या कहिए? उप प्रधानमंत्री, ठीक है ना। तो देश के जो पहले क्या थे कि आपको उप प्रधानमंत्री वो कौन थे जानते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके अलावा देश के जो पहले गृह मंत्री थे वो कौन थे जानते हैं? तो आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम लोग क्या कहते हैं जानते हैं? तो आपको आयरन मैन ऑफ इंडिया। क्या कहते हैं? आयरन मैन ऑफ क्या है? आयरन मैन ऑफ इंडिया। क्या है? इंडिया। किसे कहा जाता था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ठीक है ना। इसके बाद है
इन्हीं को भारत का क्या कहते हैं जानते हैं? तो आपको लौह पुरुष क्या है? भारत का जो है लौह पुरुष किन्हें कहा जाता है? तो क्या कहिएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो इन सभी चीजों को साथियों आपको अच्छे से क्या कहना है कि आपको याद रखना है, और सरदार पटेल को ही हम लोग भारत का क्या कहते हैं कि आपको बिस्मार्क कहते हैं। तो इन सभी चीजों को अच्छे से याद रखना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू को हम लोग चाचा के नाम से जानते हैं। ये देश के पहले क्या थे? प्रधानमंत्री थे। भारतीय विदेश नीति का क्या थे कि आपको जनक थे। भारत की जो विदेश नीति है गुटनिरपेक्ष, उस गुटनिरपेक्ष नीति को रखने में इनका सबसे क्या था कि आपको अहम योगदान था। तो इन सभी चीजों को साथियों आपको अच्छे से क्या करना है? याद रखना है। तो यहाँ से कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ था? तो याद रखिएगा कि पहला जो आपको गुटनिरपेक्ष सम्मेलन है, क्या है? गुटनिरपेक्ष सम्मेलन साथियों वो कब हुआ था जानते हैं? तो यह आपको 1961 में हुआ था। कितना में हुआ था? 1961 में। और पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था जानते हैं? तो यह आपको बेलग्रेड में। कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में। और बेलग्रेड जो है कहाँ है जानते हैं? यूगोस्लाविया में। कहाँ है? यूगोस्लाविया में। क्या है? यूगोस्लाविया में, ठीक है ना। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है कि पहला जो गुटनिरपेक्ष सम्मेलन हुआ था वो आपको कहाँ हुआ था? तो क्या कहेंगे जानते हैं? बेलग्रेड में। बेलग्रेड जो है कहाँ है? तो आपको यूगोस्लाविया में है। पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन जो हुआ था कब हुआ था? 1961 में। तो इन सभी चीजों को अच्छे से याद रखना है। और गुटनिरपेक्षता की नीति को रखने में जो सबसे अहम रोल अदा किए थे वो आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अदा किए थे। तीन चीजों को याद रखना है। तो आपका प्रश्न क्या कह रहा है कि कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किया था? राजा हरी सिंह। और ये जो कश्मीर रियासत है इसका विलय भारतीय संघ में कब हुआ था? 26 अक्टूबर 1947 को, जब तक बहुत देर हो चुकी थी और पाकिस्तान जो था वह जब तक कश्मीर के 1/3 हिस्से पर क्या कर लिया था कि आपको कब्जा कर लिया था। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से साथियों याद रखना है। उम्मीद है कि आपको ये सारे चीज समझ में आ गए होंगे। तो ये जो आपको 19 नंबर प्रश्न है इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग यहाँ से आगे चलते अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ठीक है ना। आप लोग इसका आंसर देने के लिए तैयार हो जाइए, ठीक है ना। कह रहा है कि संविधान में भारत के किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा जो था प्राप्त था? क्या है? प्राप्त था। मतलब भाइयों ये बीते हुए कल की बात हुई। क्या हुई? बीते हुए कल की बात हुई, ठीक है ना। आज की बात को थोड़ा सा याद कर लीजिए, ठीक है ना। क्या कह रहा है कि संविधान में भारत के किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था? तो यह था आपको जम्मू कश्मीर था। कर रहे हैं ना क्या? तो धारा 370 क्या है? धारा 370, ठीक है ना। इसके अलावा आपको आर्टिकल 35 क्लॉज ए जो है यह आपको कहाँ लागू था जानते हैं? तो यह आपको जम्मू कश्मीर में। तो धारा 370 के तहत क्या था कि जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। और ये जो अनुच्छेद 35 ए देख रहे हैं इसके तहत क्या था जानते हैं? कि जम्मू कश्मीर में आप जमीन खरीद कर अस्थायी रूप से जो है आप नहीं बस सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो देख रहे हैं जम्मू कश्मीर से धारा 370 को जो था साथियों 5 अगस्त 2019 को क्या कर दिया गया कि आपको निरस्त कर दिया गया। और ये जो जम्मू कश्मीर है, ठीक है ना, इस जम्मू कश्मीर को 2 भागों में क्या कर दिया गया कि आपको डिवाइड कर दिया गया। एक जो है आपको बना लद्दाख, क्या है? लद्दाख, इसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। और एक आपको जम्मू कश्मीर, इसे भी क्या है कि जानते हैं कि आपको केंद्र शासित प्रदेश जो है वो आपको बना दिया गया, ठीक है ना। तो कभी कभी प्रश्न आपसे पूछ लिया जाएगा कि धारा 370 जो है जम्मू कश्मीर से कब हटाया गया था? तो क्या कहेंगे जानते हैं? 5 अगस्त 2019 को। और एक चीज और याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर का जो अपना संविधान था वो आपको 26 जनवरी 1957 को क्या हुआ था कि आपको लागू हुआ था, ठीक है ना। मतलब जम्मू कश्मीर का अपना अलग संविधान भी था। क्या था? संविधान भी था। इन चीजों को आपको अच्छे से क्या करना है? याद रखना है, ठीक है ना। तो ऐसे चीज भी आपसे क्या होते हैं कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अब जो है कश्मीर में आपको आम भारत की तरह जो है सारे चीज जो है वो आपको सामान्य है। क्या है? सामान्य। और कश्मीर जो है हमारे पड़ोसी मुल्क जो है पाकिस्तान से क्या है कि आपको सटा हुआ है, इसलिए कश्मीर का क्राइसिस जो है आपको अक्सर देखने को मिलेंगे। क्या होंगे? मिलेंगे। इधर जो है आपको सिक्किम, तो ये सिक्किम जो है भारतीय संघ का हिस्सा जो बना था 1975 में, मतलब पूर्ण रूप से राज्य। नागालैंड 1963 में बना था, याद रखिएगा। 80 में बना था। कितना बना था? 1987 में। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो देखिए तो 20 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको ए हो जाएगा। तो उम्मीद है कि सभी साथियों को ये सारे चीज होंगे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए साथियों आज के इस सेशन को हम लोग यहीं पे विराम देते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए आप सभी साथियों से सुविधा, टेक केयर ऑल ऑफ यू।